अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो पिछले वाले लेक्चर्स तक हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको कवर किया और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक जो है इसको देखेंगे। ये नाम है इसका स्फेरिकल इमेजेस का। ठीक है, तो स्फेरिकल इमेजेस चले आए। कहता है टेंजेंट स्फेरिकल इमेज। क्या पढ़ने लगे हैं हम? टेंजेंट स्फेरिकल इमेज। हमने पहले देखे क्या क्या पढ़ा। हमने एक टी पढ़ा, एक एन पढ़ा और एक हमने बी पढ़ा। ठीक है, और अब हम टेंजेंट स्फेरिकल इमेज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल नॉर्मल स्फेरिकल इमेज पढ़ेंगे और एक बी रह गया तो बाई नॉर्मल स्फेरिकल इमेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखें कि इसके ना हर एक के तीन तीन नाम हैं, किसी भी तरीके से आ सकता है। टेंजेंट स्फेरिकल इमेज आ सकता है, टेंजेंट इंडिकेट्रिक्स आ सकता है, या फिर स्फेरिकल स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ टेंजेंट आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे टेंजेंट लिखा है वहाँ पे प्रिंसिपल नॉर्मल लगा दें तो ये दूसरे वाला बन जाएगा, वहाँ पे बाई नॉर्मल लगाएं तीसरे वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्फेरिकल इमेजेस हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट सी बी या कर्व सी, हमारे पास कोई भी कर्व है। कहता है इफ़ वी शिफ्ट द इनिशियल पॉइंट्स ऑफ ऑल द यूनिट टेंजेंट्स टू द ओरिजिन ऑफ द कर्व। कहता है कि अगर हम शिफ्ट कर दें तमाम इनिशियल पॉइंट्स को, ठीक है, इनिशियल पॉइंट किसके? तमाम यूनिट टेंजेंट्स के। ठीक है, टू द ओरिजिन, ओरिजिन पर से, तो कहता है कर्व की, यानी कि जो कर्व हमें दी गई होगी उसके जो तमाम यूनिट टेंजेंट्स होंगे ना उसके इनिशियल पॉइंट्स को हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर दें। कहता है देन एंड पॉइंट्स ऑफ दीज यूनिट टेंजेंट्स विल ट्रेस अ कर्व। तो कहता है कि जो यूनिट टेंजेंट्स है ना उसके एंड पॉइंट्स जो है ना वो भी एक कर्व ट्रेस करेंगे। दिस कर्व सी टी is called indicatrix of the tangent or tangent spherical image of the curve. Obviously it lies on the surface of a unit sphere। कहता है कि ये हमारे पास लाई करेगी सरफेस के ऊपर। ठीक है, स्फेयर के सरफेस के ऊपर, यूनिट स्फेयर के। अब ये मैं आपको बताता हूँ। यानी कि कोई हमारे पास कर्व थी, दोबारा सुन ले। कोई भी हमारे पास कर्व थी, हमने उस कर्व के ना यूनिट टेंजेंट्स लिए, हमने उस कर्व के यूनिट टेंजेंट्स लिए। अब उस यूनिट टेंजेंट्स के जो इनिशियल पॉइंट थे ना उसको हम ओरिजिन पे ले आए। जब उसको हम ओरिजिन पे लेके आए तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके जो एंड पॉइंट्स हैं ना वहाँ से हमारे पास एक कर्व ट्रेस होगी। तो उस कर्व को हम इंडिकेट्रिक्स का नाम देंगे। और वो जो कर्व आएगी ना वो यूनिट स्फीयर, ज़ाहिर सी बात है कि यूनिट टेंजेंट से, तो उसके जो कर्व बनेगी यानी कि हर एक की लेंथ हर पॉइंट की, यानी कि पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो कितना होगा, वो यूनिट टेंजेंट था ना, तो वो फिर यूनिट स्फीयर के ऊपर लाया करेंगे। ठीक है, यानी कि वो कर्व जो होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है लोकस ऑफ इसके दूसरी तरफ देखते कहते हैं दूसरा पॉइंट है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस। लोकस किसे कहते हैं? रास्ता। तो एक पॉइंट ने मूव किया उसका जो हमारे पास लोकस आएगा, रास्ता आएगा, हुज पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द यूनिट टेंजेंट, जिसका पोजीशन वेक्टर इक्वल होगा यूनिट टेंजेंट के इक्वल, टी हैट of the given curve C is called spherical indicatrix of the tangent. It is denoted by, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। एक पॉइंट है, उसका लोकस, उसका पोजीशन वेक्टर जो कि यूनिट टेंजेंट के इक्वल होगा, तो हम उसे कहेंगे स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स। यानी कि इसको ही ना छोटा करके शॉर्ट अल्फाज में इस तरह लिखा गया है। अब इस डेफिनेशन से ही हम तीनों चीज़ें बनाएंगे, यानी कि बाइनोमियल बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज की बात करनी है, या बाय नॉर्मल इंडिकेट्रिक्स की बात करनी है, या स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ नॉर्मल का बाई नॉर्मल की बात करनी है। तो हम क्या कहेंगे? एक पॉइंट का लोकस है जिसका पोजीशन वेक्टर इक्वल हो उसके यूनिट बाई नॉर्मल के, यानी कि बी डैश के, ठीक है, बी कैप के, ऑफ द गिवन कर्व सी इज कॉल्ड द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ बाई नॉर्मल। इसे डिनोटेड बाई, इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा, इसको आर वन इज इक्वल टू टी यूनिट कैप और इसको आर वन इज इक्वल टू बी यूनिट कैप। प्रिंसिपल नॉर्मल स्फेरिकल इमेज कह लें, ठीक है, और प्रिंसिपल नॉर्मल इंडिकेट्रिक्स कह लें, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल इंडिकेट्रिक्स ऑफ स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल कह लें, जैसे मर्जी। ठीक है, इसकी भी वही होगी, लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल। यहाँ पे सिर्फ यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल आ गया है। टू द गिवन कर्व सी इज कॉल्ड द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। इट इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। एक मिनट में लाइट चला लो। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब ना आगे जाके इनको ना बीटा का नाम दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बीटा इज इक्वल टू टी यूनिट कैप, बीटा इज इक्वल टू बी यूनिट कैप और बीटा इज इक्वल टू एन यूनिट कैप। ठीक हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द टेंजेंट, आपने टेंजेंट नॉर्मल बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज जो है इनको फाइंड करना है, ऑफ द हेलिक्स, इस हेलिक्स की। ठीक है जी,
कर लेते हैं। यानी कि ये हेलिक्स की इक्वेशन दी गई है, हेलिक्स की हमारे पास वो कर्व की फॉर्म में दी गई है। हमने टेंजेंट नॉर्मल बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। जब एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास टी आ जाएगा। आपको पता है एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो टी आ जाता है। अब ये सारे टी में है लेकिन हमने एस के रिस्पेक्ट लिया है तो ये डेरिवेटिव आ गया, आगे डी टी ओवर डी एस आ जाएगा, ठीक है। कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा, ये आ गया। और साइन आर एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा, क्यों? क्योंकि टी के रिस्पेक्ट हम एस के रिस्पेक्ट ले रहे हैं और टी के रिलेटेड डेरिवेटिव आएगा ना। तो आर वैसे कॉन्स्टेंट, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी और एच टी का डेरिवेटिव वन, ठीक है। ये चीज़ आ गई और आगे हमने लिख दिया डी टी ओवर डी एस, यानी कि हमने चेन रूल का यूज़ किया। और कहता है लेट एस बी आर्क लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल इमेज ऑफ अल्फा, अल्फा जो स्फेरिकल इमेज है उसकी आर्क लेंथ को हम एस का नाम दे रहे हैं। तो आगे मज़ीद ये हमने प्रोसीड किया, इसको हमने टी, यानी कि ये टी होता है डी अल्फा ओवर डी एस, तो ये टी आ गया। कहता है टेकिंग मोड, हमने दोनों तरफ ना मोड ले लिया। तो ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ वन होती है, तो इसकी वन आ गई। इसकी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस वाले का स्केयर प्लस इस वाले का स्केयर प्लस इस वाले का स्केयर, तो इन दोनों का जब स्केयर करेंगे प्लस प्लस में तो आर स्केयर कॉमन आ जाएगा, साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी वन हो जाएगा और ये एच स्केयर और स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। और ये डी टी ओवर डी एस ये आ गया, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, हमने ना इसको लैम्डा का नाम दे दिया इस वाली चीज़ को, ठीक है। इस वाली चीज़ को क्या लैम्डा का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी ओवर डी एस, ठीक है। ये अब उस तरफ गया तो ये क्या बन गया, डी एस ओवर डी टी, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्डा। या आप कह लें कि लैम्डा उधर गया तो वन ओवर लैम्डा बन गया, तो डी टी ओवर डी एस वन ओवर लैम्डा के इक्वल आ गया। बाद में इसको उलट कर दिया, ठीक है, उल्टा दिया, तो वो क्या बन गया, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमने इसको लैम्डा कहा है, आर स्केयर प्लस लैम्डा, यानी कि ये आर स्केयर प्लस ये हमने ना इसको लैम्डा का नाम, यानी कि ये लैम्डा के इक्वल आ गया इस तरह, ठीक है। इसको लैम्डा कहा था ना, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू, और अगर हमने वैल्यू देखी तो ये लैम्डा के इक्वल है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमने किसके इक्वल कही थी, इसके इक्वल, तो ये सारी चीज़ें तीनों आपस में इक्वल आ गई। अब देखें डी एस ओवर डी टी है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था, डी टी ओवर डी एस, तो इसका उलट, यानी कि अगर मैं डी टी ओवर डी एस फाइंड करना चाहूँ तो वो वन ओवर लैम्डा हो जाएगा, तो ये वन ओवर लैम्डा यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसका भी हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं, क्यों लेने लगे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैपा जो होता है ना, कैपा कैपा इक्वल होता है टी डैश की मैग्नीट्यूड, यानी कि टी का भी डेरिवेटिव लेना है। और बाद में जो नॉर्मल होता है हमारे पास एन, वो टी डैश ओवर हमारे पास आ जाता है कैपा के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें निकालने के लिए मैंने एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, एच कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो आ गया, दोबारा डी टी ओवर डी एस आ जाएगा और वन ओवर लैम्डा एज ए कॉन्स्टेंट साइड पे आ गया। आगे प्रोसीड किया, दोबारा डी टी ओवर डी एस की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हमारे पास वन डी टी ओवर डी एस की वैल्यू वन ओवर लैम्डा थी, तो वन ओवर लैम्डा पुट किया इसकी जगह पे, तो वो लैम्डा स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। और अब देखें ये वाला रिजल्ट मैंने आपको बताया है ना, ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, अगर इसमें से मैं टी डैश की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, ये के इधर आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये के एन बन जाएगा, के एन, यानी कि टी डैश की जगह पे मैं के एन भी लिख सकता हूँ, तो ये टी डैश की जगह पे मैंने के एन लिख दिया, ठीक हो गया। अब टेक मोड, दोबारा हमने दोनों तरफ मोड लिया, वहाँ पे जैसे ऊपर लैम्डा की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों तरफ हमने मोड ले लिया। तो ये हमारे पास आर के स्केयर का स्केयर रूट बन जाएगा, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड इतनी बन जाएगी, ठीक है। इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर जीरो तो ख़त्म हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होकर इसकी आंसर आ गया आर, और इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे वन ओवर लैम्डा स्केयर वैसे ही। अब के जो है वैसे ही आ गया, और एन की जब मैग्नीट्यूड लेंगे, यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड वन होती है, तो साथ वन आ गया, ठीक हो गया। आगे देखें कि ये वाली वैल्यू जो है ना हमने दोबारा यहीं पे पुट कर दी, तो ये आ गया आर मल्टीप्लाई बाई लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जगह पे ये देखें, ठीक है। और आगे हमारे पास आ गया ये आर जो है इन दोनों में से कॉमन आ गया, तीनों में से, तो आर कॉमन आ गया, तो ये माइनस कोस टी माइनस साइन टी ज़ीरो वैसे का वैसे ही, और ये आर कॉमन आया था, ये लैम्डा स्क्वायर जो नीचे लिखा था। अब ये लैम्डा स्क्वायर इस लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल, ये आर इस आर से कैंसिल, तो एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ गया, माइनस कोस टी और माइनस साइन टी और ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब ये एन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, किसकी, एन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब बी की रह गई, बी हमारे पास क्या आता है, बी हमारे पास परपेंडिकुलर होता है किसका, टी और एन का, यानी कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट को बी का नाम देते हैं। तो ये टी पहले आई जे के पहले कंपोनेंट, ये टी के कंपोनेंट, ये हमारे पास एन के कंपोनेंट्स, और ये वन ओवर लैम्डा जो है ये इसके साथ लिखा हुआ था टी वाले के साथ, तो वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में किसी एक के साथ भी लिखा हुआ तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको एक्सपेंड करके ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है।
अब ये हमारे पास किस किस का आंसर आया, टी का आया, टी डैश की मैग्नी टी डैश का यानी कि वो एन का आया और बी का आया। ठीक है। और नेक्स्ट कहता है इफ़ बीटा रिप्रेजेंट स्फेरिकल इमेजेस देन, कहता है अगर हम कहते हैं कि बीटा जो है ये हमारे पास स्फेरिकल इमेजेस को डिनोट करता है, तो क्या हो गया, टेंजेंट वाली किसके इक्वल होगी, बीटा स्फेरिकल इमेज इज इक्वल टू टेंजेंट वाली, बीटा स्फेरिकल इमेज इज इक्वल टू एन वाली, और बीटा स्फेरिकल इमेज हमारे पास है बाई नॉर्मल बी वाली। तो ये वैल्यूज़ जो निकल के आई थी वो वाली हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है। और ये वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास निकल के आई थी वो हमने यहाँ पे रख दी। तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। कहता है 4.16 में, कहता है लेट अल्फा ऑफ एस बी ए यूनिट स्पीड कर्व, ए हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है। कहता है प्रूव दैट टेंजेंट स्फेरिकल इमेज ऑफ टी इज़ अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है कर्व, इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फा इज़ अ स्ट्रेट लाइन। कहता है अगर अल्फा स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिट जो टेंजेंट स्फेरिकल इमेज होती है ना वो हमारे पास एक कांस्टेंट कर्व होती है। ठीक है। और कहता है प्रूव दैट बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज ऑफ अल्फा इज कांस्टेंट कर्व इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज अ प्लेन कर्व। अगर अल्फा एक प्लेन कर्व हो तो फिर हमारे पास बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज जो होती है ना ये कांस्टेंट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कहता है प्रूव दैट, प्रूव करना है कि नॉर्मल स्फेरिकल इमेज ऑफ अल्फा इज नेवर कांस्टेंट। कहता है कि प्रूव करना है कि नॉर्मल स्फेरिकल इमेज जो होती है ना अल्फा की वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है। असल में देखा जाए ये जो इमेज की बात करते हैं ना स्फेरिकल इमेज की, ये एक कर्व ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अल्फ़ा हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिट टेंजेंट स्फेरिकल इमेज जो होगी, ये जो कर्व होगी, ये हमारे पास कांस्टेंट होती है। और यहाँ पे कहता है कि अगर अल्फ़ा प्लेन कर्व हो उस वक्त बाई नॉर्मल स्फेरिकल इमेज कांस्टेंट होती है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ये हमारे पास जो नॉर्मल स्फेरिकल इमेज होती है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। अल्फ़ा जो है ऑफ अल्फ़ा इज़ नेवर कांस्टेंट। पहला पार्ट देखें, इसने क्या कहा है, उसने गिवन कंडीशन दिया अल्फा इज अ स्ट्रेट लाइन, कब, जब हमारे पास टेंजेंट स्फेरिकल इमेज जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो। तो वी नाउ डैट इफ़ बीटा, बीटा क्या है, स्फेरिकल इमेज है, इज टेंजेंट स्फेरिकल इमेज देन बीटा इज इक्वल टू टी। ठीक है, बीटा को हमने टेंजेंट वाली स्फेरिकल इमेज ये वाली चीज़ आ गई। अब डी बीटा और डी एस बार, ठीक है, जाहिर सी बात है डी एस के रिस्पेक्ट नहीं, एक न्यू पैरामीटर हमने लिया जो कि बीटा के रिस्पेक्ट यानी कि इसकी आर्क लेंथ होगा स्फेरिकल इमेज की। तो बीटा एच डैश से हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया। अब टी एस पे डिपेंड करता था तो चेन रूल लगा दिया हमने, टी एस और एस ओवर डी एस बार। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये किसके इक्वल होता है, ये टी, ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये वाली है। और ये किसके इक्वल होता है, के एन के इक्वल होता है। ये ऊपर लिखा भी हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें, कहता है वी नाउ डैट अल्फा ऑफ एज इज स्ट्रेट लाइन, वो हमें स्ट्रेट लाइन का बता रहा था, अल्फा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कहता है ये स्ट्रेट लाइन उसी वक्त होती है इफ़ एंड ओनली इफ कैपा जीरो हो। अगर कैपा जीरो है तो स्ट्रेट लाइन है तो कैपा जीरो। तो ये वाली चीज़ ना हम थ्योरम भी शायद करके आए थे पीछे वाले लेक्चर्स में। तो ये यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये जीरो पुट कर दिया तो सारा जीरो हो गया, डी ओवर डी एस बार हमारे पास जीरो के इक्वल हो गया। तो इफ़ एंड ओनली इफ का केस दोनों साइड में प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट यूज़ किया ना, तो यानी कि उल्टा भी जाएंगे तो फिर ये इफ़ एंड ओनली इफ का केस यूज़ हो गया ये वाली चीज़, और अगर सीधा भी आए तो सीधा आपके सामने आए हुए हैं हम। कहता है ये जीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव अगर जीरो के इक्वल आया है तो फिर हमारे पास बीटा कांस्टेंट रहा होगा, तो इसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आया ना, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट कहता है इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि आर वन इज इक्वल टू टी यूनिट कैप, ये जो हम बाई डेफिनेशन पढ़ के आए थे, और इसको आगे प्रोसीड करके बिल्कुल वही बात। ठीक है, यहाँ पे एस वन आर वन की जो आर्क लेंथ होगी वो एस वन और डी टी एस ओवर एस वन चेन रूल लगा दिया। इसकी वैल्यू हमने के एन यूनिट कैप जो है वो पुट कर दी। और आर अगर स्ट्रेट लाइन है कब होती है, कैपा जीरो होता है, कैपा जीरो कर दिया, ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है आर वन कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट स्फेरिकल इमेज कॉन्स्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहता है सपोज अल्फा इज अ प्लेन कर्व, अल्फा एक प्लेन कर्व है, तो कहता है नाउ डैट, हम जानते हैं कि जब अल्फा प्लेन कर्व हो उस वक्त बीटा का आंसर यानी कि वो बी का आंसर भी ज़ीरो आ जाता है और टा का आंसर भी ज़ीरो होता है, बी डैश का आंसर भी ज़ीरो होता है, टा का आंसर भी ज़ीरो होता है। ठीक है, इसका भी आंसर ज़ीरो ही आता है। कहता है नाउ बाई नॉर्मल स्फेरिकल इमेज, ये वाली हम लेट कर देते हैं बीटा इज इक्वल टू बी के, एस डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, ये चीज़ आ गया, ये बन गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, ये हम ना फरीनेट सीडेट फार्मूला यानी कि उस थ्योरम से ये वाली चीज़ हम प्रूव करके आए थे कि ये जो होता है ना बीटा डैश, ये इक्वल होता है माइनस टा एन हैट, माइनस टा एन हैट, माइनस टा एन
और ये टा की जगह जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब बीटा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये वाली प्रूव हो गया। इसको दोबारा आप ये खुद कर लीजिएगा, यानी कि R1 की टर्म में चीज़ लिखी है बिल्कुल वही है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे R लिखा हुआ है, या वो कर लें या ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, कहता है नॉर्मल स्फेरिकल इमेज ऑफ अल्फ़ा। ठीक है जी, पहले बीटा इज इक्वल टू एन के इक्वल ले लिया, यानी कि ये नॉर्मल स्फेरिकल इमेज है। दोनों तरफ एस डैश के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव ले लिया, इस पे चेन रूल लग गया। अब ये ना एन डैश किसके इक्वल होता था, ये भी हमने प्रूव किया। टा बी हैट माइनस के टी हैट, टा बी हैट माइनस के टी हैट इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाली जब मैंने पुट कर दी, इस पे आगे चेन रूल भी लगा हुआ था। तो अब ये देखें क्या कि इसकी ना दोनों तरफ हमने मोड ले लिया, इसका मोड इस तरफ भी मोड, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, टी एज ए यूनिट वेक्टर यूज़ हो रहा है, बी भी एज ए यूनिट वेक्टर यूज़ हो रहा है, तो टा का स्क्वायर प्लस माइनस के होल का स्क्वायर और ऊपर इसका होल का स्क्वायर रूट, यानी कि मैग्नीट्यूड ले ली ना। अब ये चीज़ नेवर भी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, देन इसका आंसर नेवर ज़ीरो, तो नेवर कॉन्स्टेंट, ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया ना। जब डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई वेरिएबल चीज़ है तो जिसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं ना आ रहा, तो ये हमारे पास था। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 4.17 है, कहता है लेट एस बी आर्क लेंथ अलोंग टेंजेंट स्फेरिकल इमेज ऑफ अल्फा। एस हमारे पास आर्क लेंथ है अलोंग टेंजेंट स्फेरिकल इमेज ऑफ अल्फा, ये वाली हमें दी गई है। कहता है सो डैट ये वाली चीज़ है, एस बार इज इक्वल टू जीरो से लेके एस तक, और टी डैश सिग्मा और इसकी मैग्नीट्यूड और डी सिग्मा। कहता है प्रूव डैट, इस चीज़ को प्रूव करें। और दूसरा कहता है फाइंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द टेंजेंट स्फेरिकल इमेज ऑफ अल्फा टू बी अ रेगुलर कर्व। और कहता है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है टेंजेंट स्फेरिकल इमेज के लिए अल्फा के लिए कि वो रेगुलर कर्व है। रेगुलर कर्व यानी कि डी अल्फा बाई डी एस जो होगा वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डी एस। ठीक है, डी अल्फा ओवर डी एस बार, क्योंकि यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास स्फेरिकल इमेज की होगी। तीसरा पार्ट कहता है कि लेट एस ये स्टार जो है बी आर्क लेंथ अलोंग स्फेरिकल इमेज ऑफ नॉर्मल प्रूव डैट, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहला पार्ट ये हमें गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस के। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी इस तरफ से, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो अकेली मैग्नीट्यूड रह जाएगी। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आएगी और इसको एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। अब ये टी डैश को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक हो गया। अब ये किसके इक्वल होता है, टी डैश, वैसे भी अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ये के एन के इक्वल होता है, तो ये हमने डायरेक्ट ही लिख दिया के एन। ठीक है, अब एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो एन की मैग्नीट्यूड वन हो जाएगी, यानी कि पहले मोड अलग अलग हुआ। ठीक है, पहले मोड अलग अलग हुआ तो फिर इस एन वाले की मैग्नीट्यूड कितनी, वन है, तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ के ही। ठीक है, और ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर से ये बताया किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। बस यही प्रूव करना था। हाँ जी जी, यही प्रूव करना था, ये देखें लिखा हुआ। नेक्स्ट देखें बी पार्ट। बी पार्ट में हमने ना टेंजेंट स्फेरिकल इमेज ले लिया और बीटा इक्वल टू टी के इक्वल एस डैश के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, के एन आ गया, ये वाली चीज़ यहाँ तक आ गई है। अब कहता है कि डी बी ओवर डी एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कैपा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा साबित हो गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीटा ऑफ रेगुलर कर्व। रेगुलर ये देखें ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रेगुलर कर्व किसे कहते हैं, जिसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये हमारे पास डी बी ओवर डी एस बार आ गया ना, ये डेरिवेटिव हमने नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया। जब ये नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया तो डी एस ओवर डी एस बार ये तो कभी जीरो, यानी कि ये तो नहीं ना इसको लेना जीरो के इक्वल, ये एन भी नहीं जीरो का, ये भी एक यूनिट वेक्टर होता है। तो क्या चीज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी के ने नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर के इक्वल टू जीरो हो जाता तो ये सारा जीरो हो जाता। अब ये सारा नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, के नॉट इक्वल टू जीरो है। अब के नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारा साबित हो गया क्या, कि अगर ये वाली चीज़ है फिर ये वाली होगी। अगर मैं इस तरह भी ना लेके चलता, मैं कहता के नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फिर भी ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू जीरो नहीं थी। दो केस देखें, दो केस मैं बताता हूँ दोनों। अगर मैं कह दूँ डी बीटा व डी एस नॉट इक्वल टू जीरो है, फिर के नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर यहाँ पे मैं कह देता के नॉट इक्वल टू जीरो है, फिर डी बीटा व डी एस बार, यानी कि ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन साबित हो गई फॉर बीटा रेगुलर कर्व के लिए। रेगुलर कर्व यानी कि डी बीटा व डी एस बार नॉट इक्वल टू जीरो, कि ये कैपा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अल्फा इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास डी बीटा व डी एस बार का आंसर जीरो आ जाता होता है और कैपा जीरो हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास, ये बीटा इज इक्वल टू नॉर्मल स्फीयर लिया हमने, ये इस तरह इसको एस स्टार का नाम दिया है, दोनों तरफ एस से हमने डिफरेंशिएट किया है, तो ये एस वाली इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, साइड पे उधर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये डी बीटा ओवर डी एस, बीटा बीटा है, क्या लिखा हुआ है बीटा है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा क्योंकि ये बीटा इज इक्वल टू एन है। ये स्फेरिकल इमेज को ज़ाहिर कर रहा था तो एन आ गया डी एन ओवर। अब ये किसके इक्वल होता है,
तो फर्नीनेट सीरट अपरेटस वाले फर्नीनेट सीरट थ्योरम वाले का तीसरा जो फार्मूला वो यही था, एन डैश इक्वल होता है टा बी हैट माइनस के टी हैट। इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे ये आ जाएगा, तो ये हमारा साबित हो गया। ठीक हो गया। क्या साबित हो गया ऊपर से देख लेते हैं, यही चीज़ हमने साबित करवानी थी। ठीक है, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहता है लेट अल्फा ऑफ एस बी यूनिट स्पीड कर्व विद कैपा जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, एस स्टार बी आर्क लेंथ ऑफ नॉर्मल स्फेरिकल इमेज प्रूव डैट। हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। इजी सिंपल सादा आसान है, खुद कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू नॉर्मल यानी कि नॉर्मल स्फेरिकल इमेज के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने ये वाली चीज़ दोबारा दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, इसकी जगह पे एन आ गया, टा बी आर माइनस के टी आर, ये वाला पिछला क्वेश्चन जो कि हमने प्रूव करना था, यानी कि यहाँ तक आ गए। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखिए, कहता हूँ वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि अल्फा इज प्लेन कर्व, अल्फा प्लेन कर्व है तो टा हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। टा जीरो हो गया, बाकी इसके के स्केयर का स्केयर रूट इससे कैंसिल हो गया, के इक्वल आंसर आ गया, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे देखिए जी। आगे कहता है लेट अल्फा ऑफ एस, कहाँ गया, लेट अल्फा ऑफ एस बी यूनिट स्पीड कर्व विद के टा नॉट इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट टेंजेंट टू टेंजेंट स्फेरिकल इमेज इज पैरेलल टू द टेंजेंट एंड टेंजेंट बाय नॉर्मल इमेज टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। अब देखें, कहता है कि यूनिट स्पीड कर्व है और के टा नॉट इक्वल टू जीरो है, प्रूव करना है कि टेंजेंट टू टेंजेंट स्फेरिकल इमेज और टेंजेंट बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, टेंजेंट टू टेंजेंट स्फेरिकल इमेज और टेंजेंट बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज ये इज पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होंगे एट कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है के टा नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है अगर एक भी जीरो हो जाता था आंसर जीरो आ जाना था, अगर इसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब मस्ट भी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। ठीक है, अगर कोई एक भी हो जाता जीरो तो आंसर जीरो आ जाना था। अब वो कह रहे हैं आंसर नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है। अब बीटा हमने क्या ले लिया, टेंजेंट स्फेरिकल इमेज ले लिया, और यहाँ पे बीटा हमने ले लिया बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज ले लिया, क्योंकि बाय नॉर्मल स्फेरिकल इमेज और टेंजेंट स्फेरिकल इमेज जो है इसको पैरेलल दिखाना है कि टेंजेंट से लेकर यहाँ तक जो आता है वो हमारे पास पैरेलल है आपस में। तो डी बीटा ओवर डी एस बार हमने ये वाली चीज़ ले ली, और यहाँ पे डी बीटा ओवर डी एस स्टार ये वाली चीज़ ले ली, तो ये चेन रूल लग गया और के एन आ गया ये वाली चीज़। अब ये क्या ज़ाहिर करता है कि हमारे पास ये जो है यानी कि ये वाली चीज़ इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ये एन यूनिट वेक्टर है ना, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास डेरिवेटिव, तो टी अ वेक्टर पैरेलल यानी कि ये वाली चीज़ जो है ना ये टी टी बार बन जाएगी, तो टी बार इज़ अ वेक्टर पैरेलल टू एन। इसी तरह ये यहाँ पे टी स्टार आ जाएगा, तो टी स्टार इज़ अ वेक्टर पैरेलल टू द एन, ये भी एन के पैरेलल ये भी एन के पैरेलल। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि ये भी एन के पैरेलल ये भी एन के पैरेलल, अब ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो तो पहला तीसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, यानी कि अगर ट्रेन की पटरी दो है ना, दो होती हैं तो पहली दूसरी की है, अगर हम एक और पटरी ले आए तो दूसरी तीसरे की हो, तीसरी चौथी की हो तो हम कहेंगे पहली चौथी की है, यानी कि सारी फिर आपस में पैरेलल। तो इसी तरह अगर ये भी एन के पैरेलल ये भी एन के पैरेलल तो ये दोनों टी और टी स्टार आपस में पैरेलल होंगे, ये हमारा साबित हो गया। नेक्स्ट कहता है इफ टेंजेंट स्फेरिकल इमेज ऑफ अ यूनिट स्पीड कर्व अल्फा ऑफ एस लाइज इन अ प्लेन थ्रू प्रूव दैट द इज अ प्लेन कर्व। कहता है प्लेन के पॉइंट इस पॉइंट के थ्रू है हमारे पास अल्फा ऑफ एस लाई करता है, तो आपने साबित करना है कि अल्फा ऑफ एस जो है हमारे पास प्लेन कर्व है। और यूनिट स्पीड कर्व के बारे में टेंजेंट स्फेरिकल इमेज जो है वो यूनिट स्पीड कर्व है। ठीक है जी, कहता है बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्फेरिकल इमेज हमने ले लिया, गिवन डैट क्या है कि ये लाई करता है लाई इन द प्लेन, एक प्लेन पे लाई करता है थ्रू दिस ओरिजिन यानी कि दिस पॉइंट। टेक हमने ले लिया एज ए फिक्स्ड पॉइंट, इसको हमने फिक्स्ड पॉइंट के तौर पे ले लिया। तो बीटा एक प्लेन कर्व है, तो डी बीटा हमारे पास डी अल्फा ओवर डी एस, यानी कि ये देखें ना टी हमारे पास क्या होता है डी अल्फा ओवर डी एस, और ये हमारे पास बी इज इक्वल टू टी के इक्वल लिया है, तो टी की वैल्यू हमने पुट कर दी तो बीटा क्या बन गया, डी अल्फा ओवर डी एस बन गया। ठीक है, अब वो क्या किया, दोनों तरफ ना हमने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस, अब डेरिवेटिव कर दी इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस के। ठीक है, तो क्या कर दिया इंटीग्रेट, इस पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी जीरो से लेके एस तक, इस पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी जीरो से लेके एस तक। अब ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कटी गई तो सिर्फ अल्फा रह गया, तो अल्फा रह गया, और यहाँ पे जीरो से एस लेके बीटा ऑफ एस पे इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या कहता है बीटा ऑफ एस इज अ प्लेन कर्व, बीटा ऑफ एस हमारे पास एक प्लेन कर्व है, अगर ये हमें गिवन था क्या कि बीटा ऑफ एस एक प्लेन कर्व है, तो अगर बीटा ऑफ एस हमारे पास एक प्लेन कर्व है देन ये वाली चीज़ भी एक प्लेन कर्व होगी, और अगर ये प्लेन कर्व हो गई तो ये किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, हेंस साबित हो गया कि अल्फा भी हमारे पास क्या है, एक प्लेन कर्व है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये खाली जगह है यहाँ पे कोई ड्राइंग बना लीजिएगा। अब आगे कहता है क्वेश्चंस आ गए हैं, तो क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन हैं काफ़ी, चलें जी इसको कंप्लीट करते हैं, एक दो मैं कर लेता हूँ बाकी यहाँ पे छोड़ता हूँ। ठीक है, कहता है शो डैड, ये शो करना है
कि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास इज़ अ स्फेयर कर्व। तो पहले ना आपको स्फेयर की इक्वेशन ऑफ स्फेयर का पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि फिर ही आप उसको पहचान सकते हैं। इक्वेशन नहीं, बल्कि उन्होंने खुद बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक स्फेयर कर्व है। कहता है बाय शोइंग, शो करना है ये पॉइंट बिलोंग्स टू ईच नॉर्मल प्लेन। कहता है कि ये आपने साबित करना है कि ये पॉइंट से ये जो स्फेयर कर्व है ये एक नॉर्मल के लॉन्ग होंगी, ठीक है, नॉर्मल प्लेन। अब नॉर्मल प्लेन पीछे भी हम एक दफ़ा ये इक्वेशन डिस्कस करके आए थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था याद कर लें इसको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन का। वैसे मैंने भी नहीं अभी तक याद की, ऊपर से देख के चीज़ें समझाई जाता हूँ। तो चलें जी कर लेते हैं याद। आर माइनस आर नाट डॉट टी यूनिट गैप इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होता है हमारे पास नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फ़ा ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा ऑफ नाट, और ये हमारे पास डॉट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से ना हमने टी फाइंड करना है, तो टी किसके इक्वल होगा, डी अल्फ़ा ओवर डी, ठीक है, ठीक है, डी अल्फ़ा ओवर डी एस के। तो ये अल्फ़ा हमें दिया गया अल्फ़ा ऑफ थीटा, तो ये हमें अल्फ़ा ऑफ थीटा दिया गया था, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो चेन रूल लग जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, और ये सारी चीज़ें किसमें थीटा थी, हमें एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव चाहिए था, ये चेन रूल लग गया। अब इसका दोनों तरफ मोड़ लेंगे। मोड क्यों लिया ये भी आगे जाकर पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया डी थीटा व डी एस की, ठीक है। तो चलें जी, दोनों तरफ मोड़ लिया, तो यहाँ पे वन आ गया, इसका मोड यानी कि इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये वाली चीज़ आ गई, आगे सिंप्लीफाई इसको किया, फोर कामन आ गया, ये साइन स्क्वायर टू थीटा और प्लस कोस स्क्वायर टू थीटा हमारे पास किसके इक्वल, वन के इक्वल हो जाएगा, और प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा डी एस ओवर डी थीटा ओवर डी एस। अब यहाँ से देखें कि इसको ना हम एक, यानी कि ये उधर जाकर डिवाइड हो गया, बाद में इसको उल्टा दिया, ठीक है, यानी कि ये इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये वन ओवर और ये इसके इक्वल आ गया। अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यानी कि यहाँ पे पुट कर दी, तो ये वाली चीज़ हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। अब ये टी की वैल्यू उठा के हमने पुट कर दी टी की जगह पे, ये देखें टी की वैल्यू टी की जगह पे हमने पुट कर दी है। अब ये वाली चीज़ कहाँ से आई, अल्फ़ा ऑफ थीटा, तो अल्फ़ा ऑफ थीटा हमें दिया गया था वो अल्फ़ा ऑफ थीटा और माइनस अल्फ़ा नाट। तो जब हम यहाँ पे अल्फ़ा नाट रखेंगे, अल्फ़ा नाट क्या है, एक्स वाई और जी, ठीक है, एक्स वाई और जी, तो हम माइनस करेंगे क्या, एक्स माइनस ये तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, और जी माइनस ये तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली क्या आई, एक्स माइनस पहला कंपोनेंट, वाई माइनस दूसरा कंपोनेंट, जी माइनस तीसरा कंपोनेंट, टी डैश, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है आपको, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, अब ये देखिए ये एज ए कॉन्स्टेंट है ना, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ ये दो चीज़ें बची, तो हमने सिंपली ये वाली दो चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है। अब अभी डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, वगैरह आसानी करनी हो तो पॉइंट पुट कर दें, पॉइंट पुट कर दिया, पॉइंट पुट करके ना डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया, यानी कि पहले को पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए पहले को पहले वाले में से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया, और प्लस तीसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया एक्स वाई और सी की जगह पे हमने पुट कर दिया माइनस वन ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो जी की जगह पे, ये ज़ीरो एक्स की जगह वाई की जगह पे, और ये माइनस वन एक्स की जगह पे। इसको कहता है कि आगे प्रोसीड किया, कट कट आंसर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल आ गया। कहता है दस देयर इज़ अ पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो लाई करता है किस पे, नॉर्मल प्लेन पे, ठीक है। सो अल्फा इज़ अ स्फीयर कर्व। आगे चलते हैं 4.24 पे, ये हमें क्या कहता है, लेट अल्फा कितने गुड़ा गिने हैं, चलो मैं थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन की गाइड कर देता हूँ, बाकी खुद करें। कहता है लेट अल्फा भी यूनिट स्पीड कर्व है, और विद के नॉट इक्वल टू जीरो, टा नॉट इक्वल टू जीरो, एंड रो, ये क्या लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू वन ओवर कैपा लिखा हुआ है, तो रो इज इक्वल टू वन ओवर कैपा, रो इज इक्वल टू वन ओवर कैपा है, और सिग्मा इज इक्वल टू वन ओवर टा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू वन ओवर टा है, ठीक है। कहता है ज्यूम करें कि ये वाली चीज़ कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है, वेयर ए ग्रेटर दैन जीरो है, प्रूव्ड एट द इमेज ऑफ लाइज ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, प्रूव करना है कि इमेज लाई करती है ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस ए रेडियस के स्फीयर पे। कहता है बाय वेल नोन थ्योरम वी नाउ डैट वेल नोन थ्योरम से हम ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं। अब इससे ये आगे वाला स्टेप कैसे आया बताइए, हाँ आप चलें जी, आपको टाइम देते हैं 5 सेकंड, सोचें, एक, दो, तीन, वीडियो ना रोक लीजिएगा, ठीक है, 5 सेकंड या चार, पाँच, कैसे आया इस पे पहले ना, अब वीडियो रोक लें, इस पे गौर करिएगा स्टेप कैसे आया। चलें जी देखें, इसका ही इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, जब डॉट प्रोडक्ट लिया ना मैंने, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, माइनस इसकी मैग्नीट्यूड, और आगे कोज ऑफ एंगल बिटवीन दैन, तो एंगल ज़ीरो होगा, दोनों के दरमियान तो वन आ जाएगा। अब दूसरी तरफ भी इसका जो डॉट प्रोडक्ट लिया इसके ही साथ, तो इसकी वैल्यू ये है, यानी कि अपने अपने साथ के डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यानी कि इसका ही डॉट प्रोडक्ट लिया दोबारा इसी वाले के साथ ही।
अब ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये एन एन यूनिट वेक्टर हैं तो 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, और माइनस ई माइनस ई माइनस ई का स्क्वायर बन जाएगा। और बी यूनिट कैप और बी यूनिट कैप यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगी, और ये माइनस ई डैश आर और माइनस ई डैश आर ये वाली चीज़ बन जाएगी, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों मिलके ना स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला स्क्वायर बन गया, और राइट हैंड साइड पे ये चीज़ बन गई, और ये माइनस ई और यानी कि ये प्लस हो जाएंगे। आगे देखें, कहता है इसको फ़र्ज़ किया हम ए का नाम दे देते हैं ए स्क्वायर, तो ये हमारा साबित हो गया क्या, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। अच्छी तरह याद रख लें, इस तरह इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। अम, तो ये हमारे पास आ गया सेंटर जिसका क्या है एम है, और रेडियस का कितना है ए है, तो विच इज़ इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर एम एंड रेडियस है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 2.4.25 है, कहते हैं कंबाइन द प्रीवियस रिजल्ट विद प्रेपोजिशन। ये जो प्रीवियस रिजल्ट है ना, हमने इसको भी लेके चलना है, विद प्रेपोजिशन 4.10 को भी लेके चलना है, टू प्रूव डैट, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इफ़ अल्फा ऑफ एस हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है विद के नॉट इक्वल 0 विद टा नॉट इक्वल 0, देन कहता है अल्फा ऑफ एस लाई ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे लाई करेगी इफ़ एंड ओनली इफ ये वाली चीज़ है। ठीक है, इस वाली चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं। चलें जी आगे प्रोसीड करते हैं। कहता है सपोज कर्व इज स्फेरिकल, हमारे पास कर्व क्या है, स्फेरिकल कर्व है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई, ये कैसे आई है देखें, ये स्फेरिकल कर्व थी ना, तो इसके लिए ये वाली चीज़ थी। अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, तो ये वाली चीज़ इक्वल है इसके, ठीक है ना, इसके इक्वल है। तो इसकी वैल्यू यानी कि यानी कि ये देखें ना, इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो इसकी जगह ये इसके इक्वल है, तो ये देखें ई स्क्वायर प्लस ई डैश आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यही चीज़ लिखी हुई है, ई स्क्वायर प्लस ई डैश, और ये हमने यहाँ पे आर नहीं था, सिग्मा है, सिग्मा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज रेडियस ऑफ द स्फीयर लिख दिया। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये पहले का डेरिवेटिव 2 नीचे आ गया रो, और रो डेरिवेशन बगैर, ठीक है, ये ई नहीं है, ये रो है, बोलने में ज़रा हो सकता है प्रॉब्लम। और प्लस इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आके पावर से कम किया, और पावर जिसकी उतारी थी उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। 2 ई डैश से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड किया तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई, और 2 ये वाली चीज़ 1 हो गई, और सिर्फ ये बचा, दोनों तरफ ना 2 ई डैश से हमने डिवाइड किया, तो बाकी बच गया रो, और प्लस इसका डेरिवेटिव देखें, सिग्मा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास ये हो गया, सिग्मा है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, बल्कि नहीं, ये देखें, ये जो 2 ई डैश से डिवाइड किया था ना, तो ये चीज़ ख़त्म हुई थी, सिग्मा वापस वैसे का वैसे ही बच गया, ठीक हो गया। और बाकी ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को मिटा के मैं इसके ऊपर डैश यूज़ कर सकता हूँ, तो ये डैश यूज़ कर लिया, और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें कि क्या किया, ये वाली चीज़ उधर जाकर माइनस की हो गई, ठीक है, यानी कि ये सिग्मा इस तरह बन गई। अब ये सिग्मा को उठा के हम इधर ले आए डिवाइड में, तो ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट देखें कि 1 ओवर सिग्मा किसके इक्वल है, 1 ओवर सिग्मा टा के इक्वल होता है। ठीक है, 1 ओवर सिग्मा या सिग्मा कह ले 1 ओवर टा के इक्वल होता है, टा इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा, और रो इज इक्वल टू 1 ओवर कैपा होता है, रो इज इक्वल टू 1 ओवर कैपा, या 1 ओवर कैपा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, जिस तरह मर्जी लिख ले। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रो मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सिग्मा टा के इक्वल इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखिए सिग्मा की जगह पे 1 ओवर टा आ गया, दोनों हम टा में ले आए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, टा, और ये किसके इक्वल होता है, रो 1 ओवर कैपा के, तो 1 ओवर कैपा हमने पुट कर दिया, टा ओवर कैपा इज इक्वल टू के। अब ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास रो, तो 1 ओवर रो स्क्वायर, ये हमारे पास रो का अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा ना तो ये वाली चीज़ बनेगी। ठीक है, कैसे बताता हूँ, ये अब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना रो का, तो हमारे पास -1 ओवर के स्क्वायर, और जिसकी पावर कम की थी उसका डेरिवेटिव, आप इसको ना सिंपल ऊपर ले जाएं तो के की पावर -1 बन जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, पावर नीचे आएगा -1, पावर में से एक माइनस किया तो -1 कैपा की पावर -2 आ जाएगी, और आगे कैपा का डेरिवेटिव दोबारा। ठीक है, तो ये पावर नीचे आगे पॉजिटिव हो गई, यही चीज़ बनेगी, ये हमने वैल्यू सिर्फ पुट कर दिया, और हमारा साबित हो गया क्या, कि अगर स्फेरिकल हमारे पास थी तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, स्फेरिकल से अब यहाँ से उल्ट प्रूव करेंगे, तो ये आप खुद चलिएगा। ये कहता है कि अब ये हमारे पास चीज़ है, कर्व इज स्फेरिकल टू प्रूव, इसको प्रूव करना है, रेडियस आर कांस्टेंट दिया है, ये इसके इक्वल, यानी कि वो दोबारा वापस लेके चल रहा है, तो ये डेरिवेटिव ओपन किया, ये इंटीग्रेट किया, इसको दोबारा वापस लेके चला, तो ये सी इसका रेडियस कांस्टेंट आ गया, सेंटर कांस्टेंट है, इसके लिए हमने क्या किया, ये वाला रिजल्ट पोजीशन वेक्टर हमने ये वाला लिया। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये कैसे लिया इसके बारे में अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये कोई इक्वेशन होगी ना,
पता नहीं, शायद पीछे कोई पड़ी हो, क्योंकि एक आर्टिकल मैंने छुड़वाया भी था। वो आप लोग करने के लिए छोड़ा था स्पीड में। ठीक है, तो पता नहीं है, शायद कहीं भी लिखी हो। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट किया, ओ आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कैलकुलेशन ही है सिंपल। तो इसका आंसर डी एम ओवर डी, ये ज़ीरो आ गया। तो इसका डेरिवेटिव का आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि एम कोई कांस्टेंट रहा होगा, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है ना। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व आ गया, कर्व इज स्फेरिकल आ गई हमारे पास। ठीक है, और इसका एम कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेट्रेंट्स कर्व्स। ठीक है, बेटर, तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगर करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।